हेलो बच्चों, तो इस वाली वीडियो में एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। एक्चुअली में हम जो सन को देखते हैं दैट इज़ एक्चुअली एन इमेज ऑफ सन, ओके, नॉट द रियल सन। अब आप देखो हमारे एटमॉस्फेयर पर ये जो डिफरेंट लेयर्स हैं, अगर हम यहाँ पर खड़े हैं, ठीक है, अर्थ पर खड़े हैं और ये है हॉराइज़न, तो जब सूरज अभी हॉराइज़न के नीचे ही होता है, वहाँ से आने वाली जो रेज़ हैं दे अंडरगो रिफ्रैक्शन मैनी अ टाइम्स। एवरी टाइम इट इज़ क्रॉसिंग अ लेयर इट इज़ अंडरगोइंग रिफ्रैक्शन। तो यहाँ खड़े व्यक्ति को वो जो देखेगा उसको एक स्ट्रेट लाइन में, तो ही विल सी द इमेज ऑफ द सन अबव द हॉराइज़न दो द सन हैज़ नॉट राइजन अप टिल नाउ। यानी कि सूरज के उदय होने से, राइज होने से 2 मिनट पहले ही उसको जो इमेज दिखने लगेगी और वो सोचता है या हम सोचते हैं कि सनराइज़ हो चुका है, बट स्टिल द सन इज़ बिलो द हॉराइज़न। सेम थिंग हैपन्स इन केस ऑफ सनसेट ऑल्सो। जब शाम के समय सूरज डूब रहा होता है तो वो नीचे चला जाता है, बट इसी रिफ्रैक्शन की वजह से उसकी इमेज हमें स्टिल यहाँ पर दिखाई दे रही होती है। सेम वे द सेम आंसर इज़, नीचे होने के बावजूद भी उसके डूबने के 2 मिनट बाद तक भी सूरज हमको दिख रहा होता है बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ऐसा ही रिफ्रैक्शन होगी एंड द पर्सन विल इमेजिन द सन इन द स्ट्रेट लाइन, सो ही विल फाइंड दैट द सन इज़ स्टिल अबव द हॉराइज़न। ओके, तो 2 मिनट पहले दिखता है और सूरज डूबने के 2 मिनट बाद तक भी ये हमें नज़र आता है। सो दिस वाज द क्वेश्चन एंड इट इज़ रेगुलरली आस्क्ड इन एग्जामिनेशन, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। तो आई होप दिस थिंग इज़ क्लियर टू यू। नाउ लेट अस टेक अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज़ व्हाई स्काई इज़ ब्लू। जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। येस, व्हाई स्काई इज़ ब्लू or the sun is yellow or the clouds are white in color or the sky is reddish during evening and morning time. All these questions are based on an important phenomena known as scattering of light. Okay, so let us first look into the question why sky is blue. The two things required for blue color of the sky is atmosphere and the sunlight. These two things are very important for the sky to appear blue in color. Now there are a lot of gases, पहले भी हमने डिस्कस कर लिया है। डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, मॉइस्चर होता है हवा में, वाटर वेपर होते हैं। ये सभी का पार्टिकल साइज अलग अलग होता है। नोट इट डाउन इन योर नोटबुक बिकॉज द पार्टिकल साइज ऑल्सो मैटर्स अ लॉट। पार्टिकल साइज के क्या है, कितना है, और जो कलर हमको दिख रहा है उसकी वेवलेंथ कितनी है, सारा का सारा जो खेल है, जो आंसर हमें लिखना है, वो हमारे इन्हीं दोनों पॉइंट्स पर बेस्ड होने वाला है। ठीक है बच्चों, पार्टिकल साइज़, कुछ पार्टिकल्स ऐसे होते हैं हवा में, एयर में, जो कि एक पर्टिकुलर वेवलेंथ को ही स्कैटर कर सकते हैं। ठीक है, तो हर पार्टिकल का अपना अपना साइज़ होता है और वो पर्टिकुलर वेवलेंथ की ही लाइट को स्कैटर करते हैं। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि स्कैटरिंग होती क्या है। दिस स्लाइड आई हैव डिस्कस विद यू ऑलरेडी। नाउ लेट अस come to the definition of scattering. Scattering is a process in which air molecules they absorb sunlight and re-emit it in various direction. यानी वाइट लाइट इन मॉलिक्यूल्स में, और ये मॉलिक्यूल्स कहाँ से आए, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, CO2, इन सब के मॉलिक्यूल्स हैं, ये एयर में सस्पेंडेड हैं। इनके अलावा डस्ट पार्टिकल्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो दे विल डू, दे विल एब्जॉर्ब द सनलाइट एंड दे विल री-एमिट दिस एनर्जी। क्योंकि ये एटम्स हैं, इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हाईली अनस्टेबल होते हैं, पहले एनर्जी गेन करेंगे, अनस्टेबल होंगे तो फिर एनर्जी को रिलीज़ करेंगे। तो ये लाइट हमें पार्टिकल्स जो हैं ये बिखेर देते हैं। डिस्पर्शन और स्कैटरिंग में क्या डिफरेंस है? डिस्पर्शन इज़ द डिवीजन ऑफ वाइट लाइट इनटू 7 कलर्स, जबकि स्कैटरिंग क्या है? इट इज़ एमिशन ऑफ लाइट इन ऑल द डायरेक्शंस। ठीक है बच्चों, तो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन स्कैटरिंग एंड डिस्पर्शन एंड डोंट गेट कन्फ्यूज्ड। MCQ में अक्सर ये चीज़ें बच्चे गलत कर देते हैं। तो सारे ही डायरेक्शन में ये क्या करते हैं, मोस्टली लाइट को स्कैटर कर देते हैं, बट इसमें एक फ़र्क आता है। क्या फ़र्क आता है? डिपेंडिंग ऑन द साइज़ ऑफ द पार्टिकल दे यूज़ टू स्कैटर द लाइट ऑफ अ पर्टिकुलर वेवलेंथ। ओके, तो स्काई हमको ब्लू दिखने के पीछे क्या रीज़न है?
फर्स्ट रीज़न है रेलिग लॉ ऑफ स्कैटरिंग। ये लॉ जो है वो बुक में दिया नहीं है, आप इसको याद कर सको तो बहुत अच्छा है, नहीं याद कर सको तो दो इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन इसके ज़रूर याद करना। रेलिग जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ये कहा था कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट, जो लाइट स्कैटर कर रहे हैं, अच्छा मैं इसको यहाँ पे 2 मिनट पॉज करके आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ। बेटा आपको 9th का एक्सपेरिमेंट याद है जब हमने पोटेशियम परमैंगनेट को पानी में घोला था, या मान लो कि नील एक ढक्कन हमने पानी में डाला, ठीक है, ये आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में जहाँ चैप्टर शुरू हो रहा है वहाँ पर पहली ही एक्टिविटी यही दी हुई है कि आप डेटॉल या KMnO4 को पानी में डालिए तो वो डार्क पिंक कलर का सॉल्यूशन हो जाएगा, फिर उसका कुछ ml कहीं और डालिए, दूसरे सॉल्यूशन में डालिए, तो धीरे धीरे आप क्या देखते हो कि वो डार्क पिंक कलर का सॉल्यूशन जो है वो धीरे धीरे उसका कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज़ होता जाता है और वो बिल्कुल पिंक कलर का हो जाता है ना। तो सेम चीज़ आप मुझे यहाँ सोच के बताओ कि लाइट जब स्कैटर हो रही है, पहले पार्टिकल से स्कैटर हुई, फिर दूसरे से हुई, तीसरे से हुई, ऐसे कई सारे पार्टिकल से सस्पेंड होते 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 क्या जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट है वो कम होगी या बढ़ेगी? अगर आप उस एक्सपेरिमेंट से कंपेयर करो 9th वाले से तो यू विल फाइंड कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट गोज़ ऑन डिक्रीजिंग। जितने पार्टिकल से लाइट टकराती जाएगी, स्कैटर होगी, फिर नेक्स्ट पार्टिकल से टकराएगी, फिर स्कैटर होगी, फिर नेक्स्ट पार्टिकल से टकराएगी, स्कैटर होगी। तो जब बहुत सारा टाइम के बाद टकराते टकराते एक टाइम ऐसा आएगा कि वो लाइट की इंटेंसिटी बिल्कुल ख़त्म ही हो जाएगी, वो लाइट गायब ही हो जाएगी एटमॉस्फेयर में, ठीक है। तो दिस इज़ कॉल्ड द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो इन्होंने ये रीज़न दिया था रेलिग ने कि जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट है, कौन सी लाइट कितनी मात्रा में स्कैटर हो रही है, दैट इज़ प्रोपोर्शनल टू, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ ऑफ द लाइट टू द पावर 4। अब ये पॉइंट को 1 मिनट दिमाग में रखो और इस स्लाइड पे फोकस करो। यहाँ पर आप डायग्राम देख करके ही बता सकते हो कि कौन से लाइट की वेवलेंथ सबसे कम है और किस लाइट की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है, ठीक है। अब यहाँ देखिए सबसे कम वेवलेंथ किसकी है, वायलेट की है। तो वायलेट की वेवलेंथ सबसे कम, तो उसके स्कैटर होने की संभावना सबसे ज़्यादा, यानी वायलेट कलर को जो पार्टिकल्स हैं वो सबसे ज़्यादा स्कैटर कर पाते हैं। और क्योंकि रेड की वेवलेंथ बहुत ज़्यादा है तो इसीलिए इसको ये स्कैटर सबसे कम कर पाते हैं। तो मतलब जब 7-8 बजे से लेकर के शाम के 4-5 बजे तक हमको पूरा आकाश जो है वो नीला नज़र आता है। एंड वाई? बिकॉज द पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द एयर दे यूज टू स्कैटर द ब्लू लाइट मोस्ट। वायलेट, आप कहोगे कि मैम वायलेट की आप बात कर रही हैं तो फिर स्काई वायलेट क्यों नहीं दिखता है? उसका भी एक रीज़न है बेटा। अभी जो हमने इंटेंसिटी की बात की, लेट मी टेक यू टू द नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, यहाँ पर देखो बच्चों, वायलेट की इंटेंसिटी, वायलेट का वेवलेंथ सबसे कम, तो वो सबसे ज़्यादा स्कैटर होगा। लेकिन अगर ये सबसे ज़्यादा स्कैटर होता जाएगा पार्टिकल से, तो एक टाइम ऐसा होगा कि टकरा के पार्टिकल से इसकी इंटेंसिटी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, ये एयर में घुल जाएगा। उसी तरह से इंडिगो की भी वेवलेंथ इस तरह की होती है कि ये भी पहले से टकराया तो स्कैटर हुआ, फिर दूसरे पार्टिकल से टकराया तो और स्कैटर हुआ, इस तरह से उसकी इंटेंसिटी भी घटती चली जाएगी जितने ज़्यादा पार्टिकल से ये टकराता जाएगा, और ये भी एयर में डिज़ोल्व हो जाता है। केवल ब्लू लाइट ही ऐसी लाइट है जिसकी वेवलेंथ इतनी ऑप्टिमम वेवलेंथ है, प्रॉपर वेवलेंथ है कि जो हवा में घुलने से पहले हमारे आँखों तक पहुँच पाती है, ठीक है। इसकी भी स्कैटरिंग सबसे ज़्यादा होती है इन तीनों में। वायलेट की सबसे ज़्यादा है, फिर इंडिगो की है, फिर ब्लू की है। लेकिन ये दोनों लाइट एयर में हमारे आइज़ तक पहुंचने से पहले ही पूरी तरह से स्कैटर होके एयर में ही डिज़ोल्व हो जाती है। लेकिन ब्लू की वेवलेंथ इतनी है कि वो हमारे आइज़ तक पहुंच पाती है, और इसीलिए हम वायलेट ना देख करके पूरे के पूरे स्काई को ब्लू देखते हैं। एक और रीज़न है इसमें कि जो विजिबल स्पेक्ट्रम होता है सन का, सन में बहुत तरह की लाइट होती है, मैंने आपको बताया है, यूवी रेज़, इंफ्रारेड रेज़, गामा रेज़, एक्स रेज़, विजिबल रेज़। तो हम ये जो स्पेक्ट्रम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज़ ओनली ऑफ विजिबल रेज़। विजिबल रेज़ कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स, और 7 में जो ब्लू का स्पेक्ट्रम होता है वो ज़्यादा होता है वायलेट के स्पेक्ट्रम से। एंड द थर्ड रीज़न इज़ आवर आइज़, दे आर हैविंग कलर सेंसिटिव सेल्स।
कलर सेंसिटिव और लाइट सेंसिटिव दोनों सेल्स होते हैं हमारे रेटिना में, एंड रेटिना इज प्रेजेंट इन आवर आई बॉल, एंड सिंस those color sensitive cells, they are more sensitive to blue color, they can easily recognize blue color than to violet, that is why the sky appears to us blue. तो आई होप कि ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया है। वीडियो को पॉज कर करके तीनों ही पॉइंट को बड़े ही सिस्टमैटिक वे में आप लिख लेना। दिस वॉज द रीज़न वाई द स्काई अपीयर्ड ब्लू टू अस। नाउ एक क्वेश्चन और बहुत बार पूछा जाता है कि वाई स्काई अपीयर्स रेडिश ऑरेंज ड्यूरिंग मॉर्निंग एंड इवनिंग टाइम। तो उसके लिए मेरे पास स्लाइड नहीं है, जस्ट लुक इन टू योर टेक्स्ट बुक पेज नंबर 197। आप ये देखो बेटा, इसके लिए हम लोग अपनी पहली वाली स्लाइड पे चलते हैं। जस्ट वेट एक सेकेंड बच्चों। हाँ, इस वाली स्लाइड पे फोकस करो बेटा। आपको पता है ना, सबने ज्योग्राफी में पढ़ा है कि धरती जो है वो गोल गोल घूमती रहती है सूरज के चारों तरफ। तो जब मॉर्निंग टाइम पे जब सूरज हमारे सामने होता है, जस्ट लुक इनटू द डायग्राम ऑफ पेज 197, जब सूरज हमारे पास है मॉर्निंग टाइम पे, तो सबसे पहला फैक्टर यहाँ पर ये लिखना है आपको, द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द लाइट फ्रॉम द सन टू रीच द अर्थ इज़ मोर ड्यूरिंग मॉर्निंग एंड इवनिंग टाइम। अगर आप डायग्राम में देखोगे तो आप देखोगे कि सुबह के समय और शाम के समय हमारा जो सूरज है वहाँ से आने वाली किरणों को धरती तक पहुँचने के लिए काफ़ी लंबा टाइम ट्रैवल करना पड़ता है। तो अब आप इससे रिलेट करो कि किसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा थी, रेड की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा थी। तो रेड ही लाइट ऐसी है जो मॉर्निंग के समय में हमारी आइज़ तक पहुंच पाती है। वाई? बिकॉज इट हैज़ लॉन्गर वेवलेंथ। और आपको मैंने फर्स्ट वीडियो में याद करवाया था कि जिसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है उसी की स्पीड भी सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है बच्चों, तो दिस वॉज द रीज़न कि क्यों हमको मॉर्निंग और इवनिंग टाइम पे सन जो है वो रेडिश, या स्काई जो है हमको रेडिश ऑरेंज नज़र आता है। बिकॉज द लाइट फ्रॉम द सन टू ट्रैवल टू अर्थ इट टेक्स अ लॉन्गर डिस्टेंस टू ट्रैवल, एंड द रेड कलर इट हैज़ लॉन्गर वेवलेंथ। ओके बच्चों, और पार्टिकल्स उस समय जो एयर में मौजूद होते हैं दे आर एबल टू स्कैटर दिस लाइट, जबकि रेड लाइट की स्कैटरिंग सबसे लीस्ट होती है, लेकिन और सारे जितने कलर्स थे वो पहले ही एयर में डिज़ोल्व हो जाते हैं पार्टिकल्स के द्वारा, वो हमारी आइज़ तक पहुंच ही नहीं पाते। तो पहुंच उतनी दूर, सूरज से उतनी दूर से जो रेज़ हमारे पास आ रही हैं, सारे के सारे रेड कलर से पहले वाली लाइट जो है वो स्कैटर होकर हवा में डिज़ोल्व हो जाती है, और जब तक धरती पर उसकी लाइट पड़ती है तो वो केवल रेड लाइट होती है जिसकी वेवलेंथ और स्पीड सबसे ज़्यादा होती है, और इसीलिए जो स्काई है उस समय हमको रेड कलर का नज़र आता है। जब ऐसे ही धरती घूमते घूमते सूरज जब हमारे सिर के ऊपर आ जाता है, आप डायग्राम 11.12 में देखो, जब सूरज हमारे बिल्कुल सर पर आ जाता है तो उसको कम डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है। आपको पता है ना, आपने सोलर सिस्टम में पढ़ा है कि जो अर्थ है वो एक इलेप्टिकल पाथ में घूमती है, उसका ऑर्बिट बिल्कुल सर्कुलर नहीं होता है, इलेप्टिकल होता है। तो घूमते घूमते जब सूरज हमारे सर पर आ जाता है तो सूरज की रोशनी को हमारे तक, अर्थ के सरफेस तक पहुँचने में कम डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है। ठीक है, तो कम डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है, तो उस समय क्या होगा, जो छोटी वेवलेंथ वाली लाइट होती हैं वो पहले ट्रैवल करती हैं और वो ही पार्टिकल से ज़्यादा स्कैटर हो पाती हैं, क्योंकि उस समय एटमॉस्फेयर में उस तरह के पार्टिकल्स होते हैं जो कि वायलेट लाइट को, ब्लू लाइट को सबसे ज़्यादा स्कैटर करना है। ठीक है, इसीलिए हमको 7 बजे से लेके 5 बजे तक स्काई ब्लू नज़र आता है, उसके बाद और सुबह और शाम के टाइम पे रेडिश स्काई नज़र आता है, और नाइट टाइम पे क्योंकि लाइट रेज आ ही नहीं रही हैं इसलिए स्काई हमको डार्क कलर का नज़र आता है। तो आई होप कि दिस क्वेश्चन इज़ वेरी मच क्लियर टू यू। और एक और छोटी सी बात रह गई है बच्चों इसमें बताने के लिए। यस, स्कैटरिंग लाइट को बेटा टिंडल इफ़ेक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, एक स्लाइड, लेट मी डिस्कस टू यू वन मोर स्लाइड, जस्ट वेट बच्चों। हाँ, एक और क्वेश्चन आता है बच्चों, फ्लैट एंड डिस्क बुक में लिखा हुआ है एक लाइन कि जो सूरज है वो तो गोल है लेकिन हमको वो इलेप्टिकल क्यों नज़र आता है।
that is also due to atmospheric refraction. And why sky appears dark to astronauts? Because there is no atmosphere, so there are no particles to scatter the sunlight. सूरज तो वही है ना, वो तो कहीं नहीं गया है, रेस तो उसमें से आ ही रही हैं, तो फिर आकाश में तो और भी ज़्यादा रोशनी होनी चाहिए स्पेस में जा कर के, लेकिन रोशनी बिल्कुल नहीं होती है, बल्कि अंधेरा अंधेरा दिखता है। क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेयर नहीं है, यानी जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, डस्ट पार्टिकल्स, वो सब स्पेस में है ही नहीं जो कि सनलाइट को स्कैटर कर पाएँ, जिससे वो रोशनी हमको नज़र आए। टिंडल इफ़ेक्ट यानी लाइट का रास्ता हमको नज़र आए, तो लाइट ही नहीं दिखती है, पूरा का पूरा अंधेरा दिखता है। ओके बच्चों, एक और क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि वाई डेंजर सिग्नल्स आर ऑलवेज कलर्ड इन रेड। और उसका यही रीज़न है बच्चों, क्योंकि रेड क्या है, जो रेड कलर है उसकी वेवलेंथ जो है वो सबसे ज़्यादा होती है, तो यानी कि वेवलेंथ सबसे ज़्यादा, स्पीड सबसे ज़्यादा, लेकिन रिफ्रैक्शन और स्कैटरिंग सबसे कम होगी। सबसे कम होने की वजह से क्या होगा, जितने भी एयर में जो फॉग है या स्मोक के पार्टिकल्स हैं वो इसको बहुत ही कम स्कैटर कर पाएंगे, यानी कि ये लाइट जब स्कैटर ही नहीं होगी तो ये हवा में कभी घुलेगी ही नहीं, यानी कि ये उतने ही ब्राइट कलर में हमें नज़र आएगी। ठीक है बच्चों, ये डिज़ोल्व नहीं होगी ड्यू टू लीस्ट स्कैटरिंग। दिस इज़ द आंसर वाई डेंजर सिग्नल्स आर मेड इन रेड। सो यहाँ पर ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। एक एक्टिविटी 11.3 में दी हुई है, इससे रिलेटेड अगर आप चाहो तो मैं आपको एक वीडियो सेंड कर दूंगी, बट डोंट स्किप द एक्टिविटी बिकॉज अ लॉट ऑफ MCQ आर बेस्ड ऑन ऑल द एक्टिविटीज़ गिवन इन योर NCERT टेक्स्ट बुक। और ये सारे जो टॉपिक्स, जो क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं, गिव मोर फोकस ऑन राइटिंग द आंसर्स। वाई? बिकॉज 50% ऑफ द चैप्टर इज़ डिलीटेड, so the rest half is very 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 important from examination point of view. Okay बच्चों, so God bless you, take care and keep working very hard.